हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंसेस होंगे आप लोगों के, जिन लोगों का कमर दर्द या स्लिप डिस्क से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है अगर वो रिकवर हो रही हैं उनके बारे में। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लूंगी जो रिसेंटली आपने पूछे हैं। और इसके साथ आज सबसे पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आप लोगों में से ही कुछ लोगों से मेरी बात होती है 1 to 1, और वो तभी होती है जब किसी को लगता है कि बिल्कुल कुछ आराम आ क्यों नहीं रहा है, आराम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में तो ये मेरा भी फर्ज बनता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक बात कर सकूँ, पर कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरीके से एक सिस्टर से मेरी बात हुई थी रिसेंटली, और यहाँ पे मैं उनका एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को आराम आया है या चला गया है आके फिर से दर्द बढ़ा है, या फिर आराम आ ही नहीं रहा है कंटिन्यूअसली, और वो ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि हम इस तकलीफ में जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ या डॉक्टर्स बताते हैं, जो मैंने की है मैं तो वो बताती हूँ, जो डॉक्टर्स बताते हैं वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, और जो छोटी छोटी चीजें मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज की थी वो नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें आराम क्यों नहीं आ रहा, आराम क्यों नहीं आ रहा। तो उसी से जुड़े हुए सबके एक्सपीरियंस थोड़े थोड़े अलग होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो ऐसा ही कुछ है। तो एक हमारी सिस्टर हैं और उन्होंने मुझसे बात की थी। तो उनकी जब मैंने दिनचर्या पूछी कि आपको अगर रिलीफ नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कमर में दर्द में तो आराम है, पैर में भी दर्द में उनको बहुत दर्द था तो उसमें भी रिलीफ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको पता है कि बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, और उनको सबसे बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही हैं वो स्लिप डिस्क में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है तो किसी किसी को यूरिन कंट्रोल चला जाता है, तो ये उससे जुड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, पर लकीली वो बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब कम ही थी। पर वो कम भी मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आपकी पूरा आप मतलब हाइजीन की बात आ जाती है और बहुत ही गंदा फील होता है इंसान को, है ना। तो खैर उनके साथ बहुत ज्यादा इशू है, बस इतना समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इशू है। तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम में है, ज्यादा प्रॉब्लम में है। एक जिनको सिर्फ कमर में दर्द है या जिनको पैरों में दर्द चला गया है, तो या किसी को झंझनाहट भी है, फिर भी उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वो है मेरे हिसाब से जिनको यूरिन कंट्रोल या लैट्रिन कंट्रोल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है, वैसी कुछ प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मोस्टली पेशेंट में से कुछ ही पेशेंट के साथ ऐसा होता है, और रेयरली होता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो एक तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम काम तो करने ही पड़ते हैं और इसमें रेस्ट की जरूरत होती है, ये जो स्लिप डिस्क नामक तकलीफ है इसमें रेस्ट की जरूरत होती है, और रेस्ट ना भी कर रहे हो अगर काम कर रहे हैं तो परहेज के साथ करना बहुत ही जरूरी होता है, और यही तो मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ। तो जिन लोगों का रिकवर हो रहा है उनका एक्सपीरियंस भी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि दूसरे लोगों को आइडिया मिल सके, लेकिन जिनका कहीं अटक गया है, वो कहाँ पे फंस गए हैं, उन लोगों का भी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि दूसरों को आइडिया मिल सके। तो मैंने जब उनकी दिनचर्या पूछी कि आप सुबह से शुरुआत कैसे करती हैं, तो उनका ये कहना था कि ऑब्वियस सी बात है कि उनको यूरिन की प्रॉब्लम है, तो वो कंट्रोल उनका है नहीं उसमें, तो उसकी वजह से उनके कपड़े वपड़े खराब हो जाते हैं। तो सुबह उठ के वो सबसे पहले तो अपने आप को क्लीन करती हैं, अपने आप अपना नहाती हैं, जो भी वो कर सकती हैं वो करती हैं। उसके बाद फिर अब नहाने का आपको पता है कि आप आगे झुक के नहीं नहा सकते हो, आपको बैठ के ही नहाना है, इस चीज का बहुत एहतियात रखिए। और ऊंचा स्टूल नहीं होना चाहिए, ना छोटी पटरी होनी चाहिए, 1 फीट का स्टूल, उसके अलावा नहीं, है ना। 1 फीट के स्टूल में आप बकेट से पानी भी निकालोगे, और खुद को जरा सीधा रखिए वहां पे, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन आ जाती है कि आप, हाँ उसके बाद उनकी बात बता रही हूँ कि वो फिर वुजू बनाती हैं। वो मोमडन है, तो हम आपको पता है कि सुबह की नमाज होती है तो वो वुजू बनाती हैं, वो भी वो बैठ के बना रही हैं, ठीक है। फिर अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि नीचे बैठना ही नहीं है, और बैठना है मतलब 1 फीट के स्टूल में बैठ के आप नहा सकते हो,
लेकिन आप वुजू नहीं बना सकते हो, क्योंकि वुजू बनाने की जो प्रोसीजर है ना, उसमें आपको पैर धोने के लिए भी झुकना पड़ेगा, आपको बहुत सारे मतलब हर चीज के लिए झुकना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आप सिर्फ एक कंडीशन है वुजू बनाने की, जब आप खड़े होके, जैसे हम मुंह हाथ धोते हैं, खड़े होके आप अपना फेस और हाथ मुंह तक का जो वुजू है वो बना लें, और फिर पैरों को खड़े खड़े सीधे कोई नल खोल के आप पैरों को वॉश कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको मतलब बिना झुके जो आप कर सकते हैं, है ना, पर नीचे बैठ के नहीं करना है। तो वो एक गलती हो गई, ठीक है। और ये बहुत सारे पेशेंट करते हैं ऐसी बातें कि नहीं हम झुक तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, हम काम तो बहुत ज्यादा देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो झुकने वाला काम जिसे हम झुकने की गिनती में लाते ही नहीं हैं, पर वो झुक के ही होते हैं, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ टर्न करती है ना, और लंबर वाली जगह जो है जहां पे लंबर होता है वो एकदम से दब जाता है, घूम जाता है। तो एक गलती ये थी। दूसरा, उनका ये कहना था कि मैं आप लोगों को पता है जो लोग नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर भी करते हैं, मैं बोलती हूँ चेयर में बैठो, अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे सहारा दो, रीढ़ की हड्डी में टेक लगी होनी चाहिए। आप उसको हवा में ऐसे ऐसे करके नहीं बैठ सकते कि आप चेयर पे तो बैठे हैं लेकिन आप ऐसे करके झुक के बैठे हैं, तो अपर बॉडी का पूरा वजन आगे की तरफ लटक गया, चाहे वो इतना ही लटका है लेकिन वो लटक गया, है ना। तो वो वजन डिस्क पर आता है। ये मतलब ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप किसी को आप अगर डॉक्टर बोलेंगे तो वो बोलेंगे आगे नहीं झुकना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अगर चेयर से आगे थोड़ा सा भी झुक के बैठती थी तो नहीं बैठ सकती थी, बिना सहारे के मैं बैठ ही नहीं सकती थी। तो वो ये नहीं कि मुझे पेन आता था या मुझे ताकत ही नहीं थी, मेरी रीढ़ की हड्डी को सहारा ही नहीं मिलता था इस वजह से। तो आपने जब आप वुजू बना के आप नमाज पढ़ रहे हो या आप प्रेयर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप चेयर पे बैठेंगे अपनी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को टिका के, और गर्दन को भी ऐसे मत झुकाइए, ऐसे मत झुकाइए गर्दन को, ठीक है। मतलब अगर आपको सर्वाइकल पेन भी है और नहीं भी है तब भी मैं मनाही करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है जिनको लंबर में तकलीफ होती है उनको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं होती है और फिर बाद में हो जाती है। और ये भी ऑफ कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल कोई दूर दूर तक गर्दन में तकलीफ नहीं थी, पर एक टाइम के बाद मेरी गर्दन बेकार हो गई और हाथ, ये शोल्डर पेन आया, फिर ये हाथ बिल्कुल सुन हो गया। तो ये आप में से भी बहुत सारे पेशेंट के साथ हुआ होगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताना जिनके साथ ऐसा हुआ है कि पहले लंबर में था और वो किस तरीके से फिर कितने टाइम के बाद वो सर्वाइकल में चेंज हुआ। तो आपने जो मैं बता रही थी कि जो सिस्टर की बात मैं बता रही हूँ वो बता देती हूँ कि वो क्या कर रही हैं, वो नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन किस में, तखत पे बैठ के, तखत पे जो जाय नमाज होती है उसको बिछा के उसमें एक पैर फोल्ड करके बैठ जाती हैं और एक पैर लटका के बैठ जाती हैं। तखत पे एक साइड में बैठती हैं तो एक पैर लटका हुआ है और एक पैर वो जाय नमाज पे फोल्ड करके बैठ के अपनी नमाज अदा कर रही हैं बिना झुके ही। आई होप कि बिना झुके ही कर रही है, पर अगर वो सजदा रुकू भी कर रही हैं तो वो तो सबसे गलती कर रही हैं। लेकिन अगर वो ऐसे झुक के बैठी हैं बिना रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट सिस्टम दिए और वो एक पैर लटका रखा है और एक पैर फोल्ड कर रखा है, तो वो कंडीशन बिल्कुल आपके काम की नहीं है। आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे, आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप कोई मेडिसिन खाएं, कोई भी कितने भी आप एक्सरसाइज योग का कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप अपने परहेज को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आपको रिलीफ नहीं आने वाला है ना। तो उस कंडीशन में वो दूसरी मिस्टेक हो गई उनकी कि वो इस तरीके से बैठ के नमाज अदा कर रही है। आपको पता है नमाज पढ़ना है तो आपने चेयर पे आराम से पढ़िए, बिना गर्दन झुकाए, सिर्फ इशारे करिए, आंखों के पलकों से भी आप सजदे रुकू कर सकते हैं। बाकी आप किसी से पूछ लें, है ना, तो आपको बता देंगे जो हमारे बुजुर्गवार होते हैं वो कि किस तरह से अगर बीमार हैं और नहीं पढ़ सकते हैं तो किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। लेट के भी लोग पढ़ते हैं, मरीज लोग, है ना, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा एहतियात रखें, उनकी वाली गलती आप बिल्कुल ना दोहराएं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई है जो तीसरी मिस्टेक थी उनकी, कि एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअस कर रही हैं और एक्सरसाइजेस में आपको, मैं जब ये बोलती हूँ कि मुझे एक्सरसाइजेस से रिलीफ आने के बजाय मेरी तकलीफ बढ़ जाती थी जब भी मैं करती थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक्सेस कर दिया था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की थी और
मतलब मुझे ये रहता था कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूंगी तो बस मैं ठीक हो जाऊंगी, और एक्सरसाइज ऐसे नहीं करते। अगर करना है तो बहुत आराम से एहतियात के साथ अपने आप को, मतलब थकाना नहीं है एक्सरसाइज करके। हमने वहां पे कोई वजन थोड़ा ना रिड्यूस करना है, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके हिसाब से ही करना है। तो मेरा ये कहना है कि जिन जिन एक्सरसाइजेस से आपको रिलीफ मिलता है आप उनको कंटिन्यू करें, पर जिससे भी दर्द आपको बढ़ता हुआ फील हो रहा है या आपको आराम आ ही नहीं रहा है तो फिर मैं मना करती हूँ कि मत करो, है ना। तो ये तीनों चीज़ों का आपने भी ध्यान रखना है। जो अभी रिसेंट मुझे था आपसे शेयर करना वो मैंने कर दिया है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आज बहुत ही प्यारे से 3 एक्सपीरियंसेस हैं 3 लोगों के, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है ये तनु अख्तर जी का है। तनु अख्तर जी हैं, इन्होंने लिखा है अल्लाह आपका भला करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत आराम मिला, बहुत परेशान थी 2 साल से। आपकी वीडियो देखती रहती थी, अभी 1 मंथ से दवा खानी शुरू की है। अच्छा, ये यूनानी मेडिसिन की बात कर रही हैं। तो इन्होंने 1 महीने से वो लेनी स्टार्ट की है और बहुत आराम मिला है। हमने बहुत लोगों को ये दवा बताई, सबने शुरू किया, सबको आराम आ रहा है। हर कोई आपको दुआ दे रहा है, आप सालों जिए, अल्लाह आपका भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ने आपको जरिया बना के भेजा है। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि जरिया तो वही बनाता है, जिससे भी काम लेना हो वो ले लेता है, इतना मुझे यकीन है। बस मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी मेडिसिन का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया है, लेकिन आप लोग अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी हकीम से या डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्ट करके आप मेडिसिन लीजिए। या फिर जरूरी नहीं है कि आप यूनानी ही लें, जो भी जिस तकलीफ में है, अगर इस तकलीफ में है तो वो सारी तरह की अपनी, पहले तो एलोपैथिक ट्राई करें, न्यूरो सर्जन को दिखाएं। दूसरा, फिर अगर आपको टाइम हो गया है, बहुत लंबे वक्त से आप दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथिक और आपको रिलीफ नहीं है, तो फिर आप स्विच करेंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानीपैथी, जिससे भी आप लोगों को रिलीफ मिले, जिस भी मेडिसिन से आप उसे जरूर लें। एक भाई का सवाल था कि मेडिसिन इसमें क्या रोल अदा करेगी, क्योंकि ये तो फिजिकल एक कमी है ना। तो दवाई अपना काम करेगी, दवाइयाँ अपना काम करेंगी। आपकी ब्लड, आपका ब्लड अगर अच्छे से फ्लो होगा, आपकी नर्व स्ट्रांग होंगी, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो उन सब चीज़ों में हेल्प करेगी मेडिसिन। लेकिन प्रिकॉशंस आपको इस तकलीफ से बाहर निकालेगा। आपकी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, उससे अगर आपको रिलीफ आ रहा है तो वो आपको फिजिकली फिट करने में मदद करेगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज से रिलीफ आ रहा है, ठीक है। तो तनु जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, और बेशक आप दूसरों की आप भी हेल्प कर रही हैं, आप भी एक जरिया बन रही हैं दूसरों के लिए। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, कोई भी परहेज में कोताही मत करिए। यहाँ पे एक चीज और, बहुत लोगों का जो ये सवाल होता है कि कब तक करना है, तो कब तक का कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। आपको अपनी कंडीशन देखनी है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक अपना काम कर रहे थे और आप एकदम से तकलीफ में आ जाएं वापस से, तो आप कभी वो नहीं चाहेंगे। और यही मैं करती आ रही हूँ। मैं अपने आप को मुझे मेरी लिमिट पता है, मैं कहाँ तक काम कर सकती हूँ और कितना कर सकती हूँ। तो जिस काम से मुझे तकलीफ होने का डर है मैं वो अवॉइड करती हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि तकलीफ फिर से हो जाएगी अगर मैंने कहीं पे भी गलती की। तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखिए। चलिए, अब सेकंड वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। ये दिवाकर पमार जी का है, दिवाकर पमार जी का है ये। और इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई साहब, ठीक तो आप अपनी वजह से हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आप उस चीज में कामयाब हुए हैं, तो आप ठीक हैं। मुझे इस चीज को सुन के ही बहुत खुशी होती है। मुझे हर वो बंदा जो ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दर्द कितना बुरा है और कितनी भयानक तकलीफ है। तो अगर आप ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ पूछा है, वो भी मैं आपको आपने लिखा है कि आपने पहले भी मेरे बारे में वीडियो में बताया था, मैं अपने सारे काम खेती के कर रहा हूँ। बाप रे, ये खेती के काम कर रहे हैं और ध्यान रखकर कोई वजन नहीं उठाता,
ना ही नीचे झुकता हूँ, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। बस यही तो रखना है, यही तो करना है। इन्होंने पूछा है, आपसे पूछना था कि मालिश और सिकाई कब तक करनी पड़ेगी और मैं पालथी मारकर कब बैठ सकता हूँ। देखिए, अगर आपको बिल्कुल आराम है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सारे काम कर पा रहे हो, तो मालिश और सिकाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि आपने एक्सेस, आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े हो गए हैं, आपका लंबा टूर लग गया है और उस वक्त आपको कमर में दुखन हो गई है या आपको थकान लग गई है, तब आप मालिश और सिकाई करिए। मालिश कर लीजिए, सिकाई ना भी कर पाए, पर उससे ही बहुत आराम मिल जाता है। अगर आप ये चीज, मैं अपने एक्सपीरियंस के उस पे बेस पे बता रही हूँ कि कभी कभी लंबा टूर हो जाता है या कभी पूरा दिन हो जाता है निकले हुए घर से और आराम करने का कहीं टाइम नहीं मिला, तो उस वक्त थकान सी लगती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आपके वो ऊपर है, आपको अगर आराम है तो आपको क्या जरूरत है करने की। पर अगर नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मालिश और सिकाई करिए। आपको रेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल बढ़िया महसूस करेंगे। ठीक है, आपने पूछा है मैं पालथी मारकर कब बैठ सकता हूँ। इसके लिए मैं अभी आपको मना ही करूंगी। मार सकते हैं, आप बेड पे बैठे हैं और पालथी मार के बैठे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर नीचे मत बैठिएगा पालथी मार के, अभी बिल्कुल नहीं। कम से कम ठीक होने के 1.5-2 साल तक अच्छे से झुकने और वजन उठाने का, पालथी मारने का थोड़ा अवॉइड करिए। सीढ़ियां आप स्लोली चढ़ सकते हैं, लेकिन स्लोली, आराम से, जैसे छोटे बच्चे चढ़ते हैं, ताकि आप गलती ना करें। मैं दूसरों का एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर करती हूँ जिनका वापस आराम आने के बाद फिर से दर्द बढ़ा है ना। तो अभी जिन चीजों को मैंने कहा है उसको थोड़ा सा लेकर चलिए। बाकी आप ऊपर बेड पे बैठे बैठे आप पालथी मार सकते हैं, आप कुर्सी में बैठे बैठे पालथी मार सकते हैं अगर आप ठीक ठाक हैं, बढ़ के बढ़िया है बिल्कुल। पर जमीन पे नीचे बैठ के अभी मत करिएगा, क्योंकि नीचे बैठने से अगर आपको जो आपका रिपेयर हुआ है वो फिर से अगर खराब हुआ हो जाता है तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे आप, है ना। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके आगे आपने लिखा है 8 महीने से मालिश और फिजिकल परहेज कर रहा हूँ, वीडियो में बताए। मैम हमें समझ आ जाए। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको। आई होप आप समझ गए होगी कि टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फील हो रहा है आपको, आप सारे काम भी कर रहे हो, पूरा दिन आपका काम में निकल जाता है और उसके बाद भी आप ठीक हैं, तो मतलब आप ठीक हैं। लेकिन झुकने और वजन उठाने का परहेज अभी बिल्कुल उसे कंटिन्यू रखिएगा, उसमें कोताही मत करिए। खेती का काम आप दूसरों से करवा लें बेशक, पर खुद से मत करिए, क्योंकि आप उकड़ू बैठ के कोई चीज उठाएंगे, उकड़ू बैठना पहले आपको जोर डालेगा आपके डिस्क पे, और फिर आप वजन उठाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। काम करने जरूरी हैं, लेकिन आप काम करवा सकते हैं अपने बिहाफ पे, वो आप देखें। ठीक है, आप पहले ये चीज भुगत चुके होंगे, मुझे याद नहीं है मेरी आपसे कब बात हुई है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आपने जो मैंने बताया है वो सारा किया है। तो इसकी वजह से आप अगर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं वही बताऊंगी जो मैं करती आ रही हूँ, है ना। तो ये थे इन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया, दिवाकर जी, ये दिवाकर जी थे। एक एक्सपीरियंस और है, ये है मोनिका कुमारी। मोनिका कुमारी जी का भी शेयर कर देती हूँ, साथ में जो उन्होंने सवाल पूछा है वो भी जवाब दे दूंगी मैं यहीं पे। मोनिका कुमारी जी लिखती हैं, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले से 80% ठीक हूँ। दिन में एक बार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, पर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं जानती हूँ कि सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप चढ़ रहे हो और उसके बाद भी 80% रिलीफ है, तो उसे 100% करना है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए और सीढ़ियाँ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आपने लिखा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, उनमें 3 घंटे बैठना पड़ता है, क्या करूँ। चलिए, पहले इसका जवाब देती हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आपको 80% रिलीफ है और आप स्टडी भी कर रही हैं, और एग्ज़ाम देने 3 घंटे के लिए आपको बाहर जाना ही जाना पड़ेगा और 3 घंटे बैठना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि आपको पेन आएगा, है ना, दर्द आएगा। अपनी मेडिसिन लीजिए दर्द की, जो भी आप ले रही हैं, जिस भी तरह की मेडिसिन आप ले रही हैं, और अपने बैठने के लिए या तो कॉकिक्स कुशन लीजिए, वरना तो जो एक्टिवा की ट्यूब आती है ना, वो लीजिए। उसमें थोड़ी सी हवा भरनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे आप हाथ से यूं दबाएंगे तो वो दब जाएगी एकदम, मतलब ऐसी टाइट हवा नहीं भरनी है उसमें, बिल्कुल थोड़ी सी।
और उसको अपने साथ अपने सेंटर लेके जाएं, कोई नहीं रोकेगा। मैंने भी दिए टेस्ट, ठीक है, तो कोई नहीं रोकता है। उनको बता दें कि आपको दिक्कत है तो वो ले जाने देंगे। आप उस पर बैठ के अपना पेपर एग्जाम अटेंड कीजिए। आपने कमर टिकाई होनी चाहिए पीछे, बिल्कुल चेयर से टिकी होनी चाहिए। आप अपने बिल्कुल नजदीक, चेस्ट के नजदीक टेबल को ले आएं ताकि आपको झुकना ना पड़े, ठीक है। अब 3 घंटे हो गए, 3 घंटा लंबा टाइम है, तो आप बीच में जब आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे में थोड़ा सा भी आपको खड़े होने, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए या अपनी पोजीशन चेंज करते रहिए। बैठते हुए भी कभी आप सीधे बैठ जाइए, कभी पैर को फोल्ड करके आप अपने मतलब एक पैर फोल्ड नहीं कर लेते, एक लटका हुआ है और एक पैर फोल्ड करके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं जो कर पाई हूँ अपने लिए, मैंने वो चीज आपको बताई है। एक पैर फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाएं, फिर अगर उसमें थक गए हैं तो दूसरा पैर फोल्ड करके अपने नीचे रख लें, बिल्कुल जैसे पालथी मारते हैं वैसे ही, और फिर बैठ जाएं। तो अगर आप ऐसे करके 3 घंटे आप अपना निकाल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप वो निकालिए, उसके बाद आके आपने रेस्ट करना है। पूरा पूरा दिन आपने रेस्ट करना है, मालिश सिकाई करनी है, 2-3 बार कर लीजिए तो आपको काफी रिलीफ आ जाएगा, ठीक है। और बेल्ट जरूर लगा के जानी है। जब आप बैठी हैं, एग्जाम दे रही हैं, तो बेल्ट जरूर लगा कर जानी है आपने। वहां बैठे बैठे भी बेल्ट लगा के ही बैठना है वहां पे, ठीक है। यही आप कर सकती हैं, इसके अलावा और मैं कोई रास्ता नहीं बता सकती हूँ। और ये काफी है मेरे हिसाब से। देखिए, जब भी आप अपने उससे बाहर आएंगे, दायरे से जब बाहर निकलेंगे, आप एग्जाम दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को तो बहुत से ऐसे पेशेंट है जिनकी स्टडी ही छूट गई है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उससे फिर वापस अपने जगह पे ले आएंगी जब आप एग्जाम निपटा लेंगी। तो अपने आप को मेरी यही सलाह है कि प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा, बाकी आप एग्जाम दे सकते हैं। और उम्मीद यही है कि आप अच्छे से कर पाए, है ना। दूसरा, आपने शायद आगे भी कुछ पूछा है। आपने पूछा था एग्जाम देना पड़ता है, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो क्या करूं, और ये मैंने बता दिया आपको। और मैं और सब प्रिकॉशंस फॉलो करती हूँ। प्लीज रिप्लाई कीजिए। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम 7 महीने से है। जुलाई में आपका वीडियो देखा था, उसके बाद सितंबर से मैं अपने सब काम खुद करने लग गई विदाउट एनी पेन। बट सर्दी बढ़ रही है तो थोड़ा डर लग रहा है। प्लीज दोनों क्वेश्चन के आंसर देना। देखो, 7 महीने से थी, जुलाई में आपने वीडियो देखा और सितंबर में आप इस तरह से काम करने लगे हैं कि आप अपने काम सारे खुद कर पा रहे हैं, जबकि आपको काफी प्रॉब्लम थी, है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्दी में प्रॉब्लम वैसे भी बढ़ती है, जब पानी ही जमने लग गया है तो खून भी तो पानी है। हमारे हाथ सुन हो जाते हैं, पैर सुन हो जाते हैं, तो वो वहां का खून जो है ना वो जमने लग जाता है, यही तो होता है। तो ब्लड फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सर्दियों में, और उस वजह से आपको तकलीफ बढ़ती भी महसूस होती है। और ये सबके साथ है। तो गर्म पानी को, हॉट वाटर बैग आता है ना जिससे हम लोग कमर की सिकाई भी करते हैं, वो भरिए, अपने पैरों में रखिए, उससे अपने पैरों के जो तलवे होते हैं ना, तले होते हैं जो पैरों के, उनको ऐसे करके सेकना है उसमें, हॉट वाटर बैग में उससे लगा लीजिए। तो पैर गर्म रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी बॉडी ही गर्म हो जाएगी। और यही एक फंडा है जो आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा काम करते हैं ना सर्दी में, तो फिर पैर ठंडे हो जाते हैं, बिस्तर में बैठो तो गर्म ही नहीं होते। तो यही एक तरीका है, गर्म पानी भरो, उसमें पैरों में रखो और एकदम से गर्माहट आ जाती है पैरों में, ठीक है। बाकी कमर की सिकाई करोगे तब भी हीट आएगी आपको, वो तो आपको करनी है। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूं, और इसमें से सबसे पहला जो सवाल है ये मनी ऋषि जी का है। मनी ऋषि, इन्होंने लिखा है, मैम क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं अभी, या ठंड में दर्द बढ़ता है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफी लंबे टाइम की बात है, काफी वक्त हो गया है, 4-5 साल से ज्यादा ही का वक्त हो गया है। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जकड़न नहीं है, कोई अकड़न नहीं है, कुछ नहीं है। बस थकान जरूर हो जाती है, जो कि उम्र का हिस्सा है, और वो सभी को हो जाता है, लेडीज को। और सर्दियों में थकान हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपने पूछा है, अब आप जब यूनानी मेडिसिन लेते थे तो ठंड में दर्द बढ़ता था ज्यादा या नहीं?
दवाई से कोई इसका लेना देना नहीं है। आप जब भी कोई मिस्टेक करोगे दर्द बढ़ेगा। आपके प्रिकॉशंस इसकी वजह होते हैं। ठंड की वजह से आपको दर्द नहीं बढ़ेगा। बुखार हो सकता है तो दर्द आएगा। मुझे फीवर अगर आ जाता था ना, फीवर आया मुझे, तो मेरे कमर से नीचे के पूरा जो पैर हैं, कमर से लेके पैरों तक दर्द हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है। तो वो ठंड का अलग ही है, वो ठंड का फीवर की वजह से दर्द होता है। उसका कोई लेना देना नहीं है कि ये ठंड की वजह से बढ़ रहा है। जब भी आप दर्द में आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं अपनी तकलीफ में, आप झुक रहे हैं, आप वजन उठा रहे हैं, आप नीचे बैठ रहे हो, आप पालथी मार रहे हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप टू व्हीलर से जा रहे हो, आपको कोई झटका लगा है, यहाँ तक कि छींक आने से भी अगर झटका लगा है तब भी दर्द बढ़ जाता है लोगों का। ठीक है, तो ये आपकी प्रिकॉशंस के बारे में है, इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। ठंड का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो अपने परहेज पे फोकस करिए। आपने पूछा है मुझे सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम है, राइट हैंड शोल्डर में पेन, साथ में सुनपन रहता है, नसों में एक दर्द होता है, मोबाइल भी चलाते दर्द होता है, कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मोबाइल तो अवॉइड ही करिए। मोबाइल में सिर्फ सुनिए। मोबाइल अगर आप देखने की हैबिट आपको है, पहली बात तो तकिया लगा के आप देखोगे तो वो तकिया लगाना नहीं है सर्वाइकल वालों को। दूसरा, आप हाथ में पकड़ के देखोगे, मान लो आपको लेफ्ट वाले शोल्डर में पेन है और आपने राइट वाले से हाथ से पकड़ा है, तब भी मसल्स आपके थक जाएंगे। आपके मसल्स थकेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मोबाइल का यूज़ ना करें। करवट के बल लेट के आप टीवी देख सकते हैं, जो मेरी सलाह है। बाकी आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की कोशिश ना करें। मुझे नहीं पता, पर कुछ रेडिएशन भी होते हैं, प्रॉब्लम होती है। आपने आगे पूछा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लिखना पड़ता है तो कैसे राइट हैंड से लिखूं, क्योंकि लिखने से दर्द बढ़ता है, ताकत नहीं है हाथ में। और आपने कैसे हाथ से खाना बनाया, क्योंकि मैं खाना बना नहीं पाती हूँ। तो देखिए, मेरा लेफ्ट वाला हाथ था, उल्टा हाथ था मेरा, जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी, जो मेरा सुन हुआ था। लेकिन राइट हैंड चलता था, तो मेरे सारे काम जो है राइट हैंड से ही होते थे। राइट हैंड में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है और यूज भी हम इसी को करते हैं। तो लेफ्ट हैंड का इसमें बहुत कम यूज होता है, तो इसीलिए मैंने काम किया है। और आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ताकत नहीं है, तो मेरे लेफ्ट वाले हाथ में बिल्कुल ताकत ही नहीं थी, वो अजीब हो गया था, है ना। तो लेकिन आप कह रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ। आपको पढ़ाई करनी है या आपको ठीक होना है, आपको पहले चूज करना पड़ेगा। आप कितनी देर कर पाओगे। आप अगर अपने आप से जबरदस्ती आप करने की कोशिश भी करोगे तो कितना कर पाओगे। मैं यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। प्लीज जाइए, न्यूरोसर्जन के पास जाइए, नसों के जो डॉक्टर होते हैं, और उनसे पूछिए कि आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो डॉक्टर उसमें क्या करेगा, मेडिसिन देंगे आपको, जो बता सकते हैं वो बता देंगे। लेकिन आपकी बॉडी है ना, आप जब काम वो कर ही नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती आपको क्यों पुश कर रहे हो वो काम करने के लिए। पहले खुद को ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाने के बाद आप सब कुछ करिए, है ना। तो यही सलाह है मेरी। बाकी सबकी कंडीशन अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए वो करिए। सबके लिए ये जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है तो वो चुनिए, वो करिए। इसमें कोई और आपको क्या ही सलाह देगा। हम तो यही बता सकते हैं ना कि मैंने क्या किया था, मैं यही बता सकती हूँ। लेकिन मैं स्टूडेंट तो नहीं थी कि मुझे पढ़ना है। अभी वो आपको सोचना है कि आपके लिए क्या करना जरूरी है इस वक्त पे, है ना। सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर को पूरी कंडीशन बताइए। खाना मैंने बिल्कुल अपने सीधे हाथ से बनाया है और उसमें मेरे हस्बैंड ने फुल मुझे सपोर्ट किया है। मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मैं खाना उस टाइम बना ही नहीं सकती थी, जिस वक्त मैं खड़ी ही नहीं हो सकती थी, ताकत नहीं थी पैरों में भी ताकत नहीं थी खड़े होने की। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने किया सब। मैं कैसे कहूँ कि मैंने जाके नहीं नहीं मैंने तो सारा कर लिया, मेरे हस्बैंड ने किया, सारी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की है। मेरी हर कंडीशन में मेरे फैमिली वालों ने मेरी हेल्प की है। खुद से तो मैं लायक ही नहीं थी, मैं तो मुंह धोने के लायक भी नहीं थी, मैं करवट लेके उठने के लायक नहीं थी, मैं सही में बताऊं तो। ऐसा भी वक्त गुजरा है एक टाइम पे। तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प लीजिए। आप खुद से सब काम नहीं कर सकते, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप काम कैसे करोगे। फिर आपने पूछा है कैसे मैनेज करूं, तो आप हेल्प लीजिए भाई। आपने
आपने क्या सर्वाइकल कॉलर यूज़ किया था? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई सर्वाइकल कॉलर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और जर्नी के समय या घर में नहीं, दोनों ही टाइम नहीं किया है। मैंने बेल्ट जरूर लगाई है लंबर पे, और मैंने सर्वाइकल वाली सिचुएशन में भी मैंने कमर पे मालिश सिर्फ कमर पे की है, लंबर पे। बहुत रेयरली कभी हुआ है कि मैंने शोल्डर के जो जॉइंट होता है ना, वहां पे मैंने किसी से मसाज कराई हो, सिकाई कराई हो। बाकी मैंने लंबर पे ही किया है। पूरा ट्रीटमेंट लंबर के लिए किया, तो सर्वाइकल भी अपने आप ही सॉल्व होता चला गया। बस सर्वाइकल में एक तो तकिया नहीं लगाया है, दूसरा गर्दन को ऐसे नहीं झुकाया मैंने। ठीक है। ठंड में दर्द बढ़ गया है, दवा से भी आराम नहीं है, कैसे क्या करूं? राइट हैंड तो बहुत दर्द और सुन है, ताकत नहीं है, खाना खाने से भी हाथ को मुंह तक नहीं ले जा पाती हूँ, दर्द होता है, क्या करूं? तो अब मैं आपको ये कहूंगी कि आप मुझसे बात ही कर लें तो बेहतर रहेगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं वहीं पे बात करती हूँ। जिनसे भी मेरी बात होती है, इंस्टा कॉल जो है ना, वो उसी के लिए यूज़ होती है। इंस्टाग्राम कॉल पे बात करती हूँ मैं, तो वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकती हैं। ठीक है। बाकी की जो भी चीज़ें होंगी मैं बता सकती हूँ। और आपको अगर एक चीज़ से रिलीफ नहीं है, तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप दूसरी मेडिसिन ज़रूर साथ में ट्राई करें। प्रिकॉशंस बिल्कुल लेना ही लेना है, और मसाज और सिकाई वो कंटिन्यू रखिए। मैंने जो किया है वो मैंने बता रखा है, मेरी वीडियोस सारी मिल जाएंगी आपको। घर के काम मैंने कैसे किए हैं वो मैंने सब बता रखा है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाकर मेरी प्लेलिस्ट है स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। ओके। अगला सवाल ये यूजफुल क्राफ्ट से है, और इन्होंने पूछा है कि दी मैंने एमआरआई कराया, वो तो नॉर्मल आई है, उन झटकों की वजह से मुझे पेन ज्यादा हो गया है, मुझे मसल्स स्पास्म है, तो क्या मैं इसमें भी यूनानी टैबलेट ले सकती हूँ? देखिए, मेरे हिसाब से आपको अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, और आपको किसी को कंसल्ट करके आप मेडिसिन लीजिए अगर आपको जो भी लेनी है। ठीक है। लेकिन आपको अगर एमआरआई नॉर्मल आई है, तो फिर आप जरूर किसी और जगह भी आप दिखा लें। हो सकता है कि एक बार ना आए, लेकिन आप सबसे पहले घर से आप अपने परहेज स्टार्ट करिए, जो भी मैं वीडियोस में बताती हूँ, प्रिकॉशन जो भी मैंने बताए हैं, खाने के भी और फिजिकल भी। और फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंज करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अभी से स्टार्ट करिए। मसाज और सिकाई आप घर पे कर सकते हो, या फिजियोथेरेपी आप ले सकते हो। ठीक है। आपको चाहे मसल्स स्पास्म है या कुछ भी है, आप पहले ये स्टार्ट करिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट के ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिनके एमआरआई में कुछ नहीं आया, लेकिन उनको इतनी दिक्कत थी, इतनी प्रॉब्लम में थे, और उन्होंने प्रिकॉशंस स्टार्ट किए, अपने घर से ही मसाज सिकाई स्टार्ट की, और वो उसी से ही बहुत ज्यादा हद तक रिकवर कर गए। तो आप मेरी वीडियोस पुरानी वाली जाके देखेंगे तो आपको उसमें भी आइडिया हो जाएगा। पर आप दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ठीक है। न्यूरो सर्जन को दिखाइए, अच्छे से न्यूरो सर्जन को दिखाइए, और उनको बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी मेडिसिन आपको शूट करे आप मेडिसिन लीजिए, साथ में परहेज करिए अपने, और कोई भी मेडिसिन खुद से मत लीजिए, आप बिल्कुल कंसल्ट करके लीजिए किसी से अगर लेना चाहते हैं तो। ओके जी। अगला सवाल ये कपिल सिंधे जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, L4 L5 S1 डिस्क बल्ज है, मैं चल नहीं पाता, ना बैठ पाता हूँ, और पैरों में चींटी सी चलती है, प्लीज कौन सी दवा लूं? तो अब आई होप कि आपने न्यूरो सर्जन को दिखाया है। अगर नहीं दिखाया है तो न्यूरो सर्जन से मिलिए सबसे पहले। ठीक है। वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगेन, आगे झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं, और इसमें सारे दिनचर्या के जो काम हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा भी झुकते हो वो सब बंद करिए। ठीक है। आप 20 मिनट से ज्यादा ना खड़े हो, ना 20 मिनट से ज्यादा बैठिए, ना 20 मिनट से ज्यादा वॉक करिए। आपको लेट कर आराम करना है, अपने साथ जबरदस्ती मत करिए। मेडिसिन आपने लेनी है, साथ में मेडिसिन लीजिए, और खाने में चावल, आलू, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, फ्रिज के फल सब बंद करिए, खट्टे फल बंद करिए, केला भी बंद करिए, केले में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और राजमा, छोले, उड़द की दाल ये भी बंद करिए। इनसे एसिडिटी मतलब बढ़ जाती है ना बॉडी में, उस एसिडिटी को पहले अपना खाने से स्टॉप करिए। बाकी की चीजें आप आगे आपको उसमें पता चल जाएंगी।
एक चीज और, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है और पालथी नहीं मारनी है, और टू व्हीलर का यूज बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। टू व्हीलर, ना साइकिल ना बाइक, बिल्कुल नहीं। उससे कहीं आना जाना नहीं है, ना पीछे बैठ के जाना है, ना खुद से ड्राइव करना है, ये बिल्कुल बंद करिए, ठीक है। बाकी आपके लाइफस्टाइल जो मैं बताती हूँ, मेरी वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। वो लाइफस्टाइल जरूर चेंज करिए, आपको उससे रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपने पूछा कौन सी दवा लूं, तो आप सब दवा ट्राई करिए, जिससे भी आपको, जो हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का रिलीफ किस चीज से आ जाए कुछ नहीं कोई कह सकता। तो आप जरूर आप दूसरी मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने एलोपैथिक ट्राई की है और आपको रिलीफ नहीं लग रहा है, तो ये मेरी सलाह है, तो आप जरूर लेके देखिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल पूजा रितवाल जी का है। पूजा रितवाल जी ने पूछा है कि मेरे भी डॉक्टर ने L4 L5 डिस्क स्लिप बताई थी, 4 मंथ हो गए, तब जब तो झुकते टाइम बहुत पेन था, फिर 1 मंथ का बेड रेस्ट किया, फिर साथ में लेग में भी पेन जाने लगा, लेटने के रेस्ट करने के बाद पैर में दर्द जाने लगा। बहुत मेडिसिन खाली दी, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, MRI भी करा ली, डॉक्टर बोलते हैं कुछ खास दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र है, और अब बोले हैं कि डिस्क प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, बट कमर में मसल्स में जकड़न है, उसकी वजह से दर्द है। 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता दी, बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्या करूं? प्लीज बता दो। पहले भी बात की थी आपसे एक बार, अगर आपने मुझसे बात की है तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो मैंने अभी आपसे पहले कपिल जी को बोला है ना कि ये मत करिए, तो जो मैंने 2-3 सेंटेंस में बताया है कि ये मत करिए, वो 2-3 सेंटेंस बहुत जरूरी हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम रिकवर कर रहे हैं आपके बताए रास्ते पे चल के, हमने ये किया है, ये नहीं, मतलब रास्ता, मतलब जो मैंने किया है वो अगर वो लोग करना बंद कर देते हैं, जो मैंने बंद किया था, तो उससे ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज करिए। आप बैठ नहीं पा रही हैं, आपको जो भी बोल रहे हैं डॉक्टर, आपको सोचना पड़ेगा। बहुत से पेशेंट के साथ ये होता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखाई देती है। डिस्क बल्ज को तो खैर डॉक्टर वैसे भी कुछ नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करो और ये करो। तो अगर हम कर लें, लेकिन परहेज का तो हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम सोच रहे हैं जैसे मैंने किया था, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और फिर भाग भाग के ड्यूटी जा रही हूँ, और सारे घर के काम भी कर रही हूँ, ऊपर नीचे भी कर रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही उतर रही हूँ, तो मैंने प्रिकॉशंस किया ही कहाँ है ना। तो जब मैं कर ही नहीं रही हूँ, परहेज पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तो उसके बाद तो मेरी प्रॉब्लम बढ़नी है। तो इसीलिए पूजा जी, आप अगर मेरी वीडियो अभी देख रही हैं और आप सुन रही हैं, तो प्लीज पहले प्रिकॉशंस स्टार्ट करिए। साथ में जो भी मेडिसिन आपको सूट करे वो मेडिसिन लीजिए। साथ में मालिश और सिकाई, जो घर की फिजियोथेरेपी आप करना चाहते हैं, आप घर से करिए। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं जा सकते हैं तो आप करिए, और उसमें रेस्ट करिए। आप जितना घर का काम आप सारा मत करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन रेस्ट आपके लिए जरूरी है, तो वो करिए। तो उससे आपको चाहे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिलीफ अगर आता है, तो फिर वो कंटिन्यू आप कर सकते हो, है ना, उसे कंटिन्यू रखिए। तो बाकी आप एक बार फिर अगर आप चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। आप जो भी मेडिसिन आप चाहें उसके साथ जरूर लें, प्रिकॉशंस के साथ, ये मेरी सलाह है। और ये सभी पेशेंट के लिए हैं जो अब तक नहीं जानते हैं। तो वो जो मैंने कपिल जी को बताया वो सबके लिए है। स्लिप डिस्क हो, आपको लंबर में पेन हो, आपको थाई में पेन हो, आपको पूरे पैर में, एक में पैर में दर्द हो, दोनों पैर में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, आप सब करिए वो चीजें, ठीक है। अगला सवाल ये AK खान जी का है, और इन्होंने लिखा है मैम अब आप कितने आवर्स खड़े रह सकते हो? तो अब मैं कितने आवर खड़े रह सकती हूँ, कितने घंटे में खड़े रह सकती हूँ? तो पर मुझे खड़े क्यों होना है? मैंने कोई ड्यूटी थोड़ा ही ना करनी है कि मुझे खड़े खड़े ही ड्यूटी करनी है। तो मेरे लिए, मेरी डेली लाइफ के लिए जितना जरूरी है उतना मैं आराम से खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है खड़े होने में। और चल भी लेती हूँ, कुछ सारे काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं एक ही जगह पे खड़ी रहूंगी घंटा भर, 2 घंटा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उसमें क्यों इतना क्यों खड़ा होना है मैंने एक ही जगह पे?
तो जितना ज़रूरत है उतना सारे काम हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोशिश मत करिएगा कि आप खड़े खड़े पूरा 8 घंटे बिता दें एक ही जगह पे और फिर बोलें कि मुझे तो तकलीफ हो गई है। तो ऐसा मत करिए, एक जगह पे मत खड़े रहिए, पोजीशन चेंज करनी ज़रूरी है। अगर आप दिक्कत में हैं, अभी अभी आपको प्रॉब्लम है, तो ठीक होने के बाद तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम देखेंगे ही। अगला सवाल ये सत्यदेव जी का है, सत्येंद्र यादव जी का। इन्होंने पूछा है कि हमारे कमर में एक जगह पर गोली जितनी बड़ी होती है उतना ही कमर में दर्द होता है। गोली, एक गोली जितना, पता नहीं कौन सी गोली, लेकिन अगर आपको एक ही जगह पे पेन है तो प्लीज़ जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और न्यूरोसर्जन से मिल लीजिए या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अपनी एमआरआई करा लीजिए, सिंपल सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने कहा कि हमको डिस्क बल्ज है, लेकिन हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड पे पेन है, कमर में भी नहीं, कमर के जो साइड वाला हिस्सा है, कमर की बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा, वहां पे पेन हो रहा है। तो किसको कहाँ पे पेन हो जाए कि कुछ नहीं जानता। और हो सकता है, देखो एक जब ये आप कमर की बात करते हैं, कमर दर्द में, तो उसमें एक प्रॉब्लम और होती है, कभी कभी किडनी में स्टोन होते हैं, पत्थर, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है और वो शूटिंग पेन होता है, एक ही जगह पे फील होता है। तो वो ना हो, ऐसा ना हो कि आप कमर दर्द समझ के बैठे हैं लेकिन वो हो रहा है पथरी का दर्द। तो प्लीज अपने आप को फिजिशियन को भी दिखाएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, तो देर मत करिए, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। और परहेज तो रखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क का डर है तो झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना, सीढ़ी, टू व्हीलर, वो अवॉइड करिए। ठीक है जी। अमिता जी का सवाल है कि मैम जिस साइड पेन है, लेफ्ट साइड, क्या आप उस साइड से बिल्कुल नहीं लेटते थे? ऐसा नहीं था अमिता जी, मेरे साथ मुझे लेफ्ट शोल्डर पेन था, बहुत भयानक, ऐसा लगता था जैसे टूट गई है हड्डी, इतना पेन था इस लेफ्ट वाली कंधे में। लेकिन मैं कितना सोती एक ही साइड, सीधा मुझसे लेटा नहीं जाता था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सीधा बिल्कुल नहीं लेट सकती थी, बहुत अनकंफर्टेबल था, जैसे सांस अटक गई हो इस तरह से, मतलब अटकती नहीं थी, पर ऐसा बॉडी का जो बैलेंस था वो लगता ही नहीं था कि एक पैरेलल है, वो ऐसा लगता था कि ये ऊपर है, ऐसा अजीब ही था वो। तो सीधा नहीं लेट पाती थी, करवट के बल या पेट के बल लेट के मुझे रिलीफ मिलता था, पेट के बल। ठीक है, तो मैं चेंज करती थी, कभी पेट के बल, तो कभी राइट साइड, तो कभी कभी लेफ्ट साइड भी लेटना पड़ता था। खासकर जब खाना खा लेते थे तो खाने को हजम, क्योंकि बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती हूँ, तो क्या करती थी मैं लेफ्ट साइड, खाना खाने के बाद मोस्टली टाइम मैं लेफ्ट साइड ही लेट के सोती थी। तो मैंने अपने कंधे को ना बड़े अच्छे से एडजस्ट करती थी, तकिया रखती थी इतना ऊंचा कि बस गर्दन उसमें आराम से आ जाए और कंधा जो है वो मतलब दबे ना, बॉडी का वेट कंधे पे ना आए, इतना करती थी। और उस तकिए के ऊपर रख के अपने कंधे को एडजस्ट करती थी, क्योंकि लेटा नहीं जाता था, दर्द होता था, तो मैं एडजस्ट करती थी उस पोजीशन में कि दर्द कम से कम मुझे महसूस हो। तो ये मैं कोशिश करती थी। और फिर एक टाइम होता था कि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, फिर मुझे चेंज करनी पड़ती थी अपनी पोजीशन। तो मैं इस तरीके से लेटती थी। तो जिनको भी लेटने में इशू है वो कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपको रिलीफ मिले, जिस तरीके से आपको आराम मिल रहा है लेटने में, उस तरीके से लेटिए। जरूरी नहीं है आपको कि लेफ्ट साइड लेटना ही लेटना है, अगर आपको लेफ्ट में पेन है तो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए आपको किस तरीके से आराम आ रहा है, उस तरीके से। अगर आप छोड़ना भी पड़े आपको तो आप छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड से लेटना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप चल सकते हो तो खाना खाने के बाद 40-50 कदम चल लीजिए। जो बोलते हैं ये लोग सभी बोलते हैं 40-50 कदम चलो, तो वो आप कर लीजिए। या फिर जैसे आपको बेनिफिट लगे, जैसे आपको आराम महसूस हो लेटने में, उस पोजीशन में लेटिए। सबके लिए ये अलग अलग है, किसी के लिए एक रूल नहीं चलता है। हाँ, बस परहेज तो एक जरूर चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो ये सवाल है ये
पारुल जी का है और इंस्टाग्राम पे इनकी मेरी बात होती थी। तो इन्होंने लिखा है, दी पहले मुझे आराम आ गया था पर अभी कुछ दिनों से दर्द बहुत बढ़ गया है। मैं प्रिकॉशन सारे फॉलो कर रही हूँ। पहले मेरे सिर्फ एक पैर में दर्द था पर अब दूसरे हिप में भी आ गया है। सास पहले सब संभाल लेते थे पर अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो सारा काम भी करना पड़ता है और मेरा बेबी भी 2 साल का है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नीचे गिरा हुआ सामान आगे पाँव से आगे की तरफ से ले लेती हूँ जो कि नहीं करना है। आगे की तरफ से तो पैर से बिल्कुल सामान नहीं लेना है। मैंने बहुत पहले अभी अपनी वीडियो में बताया कि मैं क्या करती थी, पैर के अंगूठे में फंसा के चीज को पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करती थी और पीछे की तरफ थोड़ा झुक के पकड़ लेती थी। मतलब आगे ना झुक के पीछे की तरफ बेशक झुक जाइए, वो ठीक है, तो वो नहीं करना है। और इन्होंने कहा है वॉशिंग मशीन से कपड़े चेयर पे बैठ के निकालती हूँ। नहीं, ये भी नहीं कर सकते आप। वॉशिंग मशीन से कपड़े अगर बाहर निकालने हैं तो चेयर पे बैठ के आप कैसे निकालोगे? उसके लिए तो आपको अंदर से झुकना पड़ेगा, फिर बैठोगे फिर झुक, नहीं, ये नहीं करना है। इसके बजाय आप ये करिए कि एक सीधे खड़े रहिए, बेल्ट लगाइए, कपड़े को उठाइए, जोर लगता है, ठीक है, वो वजन होता है उसमें, तो उसमें से धीरे धीरे ड्रेन में डालते जाइए। ड्रेन में धीरे धीरे खींचिए हाथ से, सीधे खड़े खड़े, और जितनी देर खींच रहा है उतना खींचिए, फिर बैठ जाइए आराम से, फिर उठिए, फिर बिना झुके आप धीरे धीरे हल्के से निकालते जाइए कपड़े को। एक बार को तो आपको पकड़ने के लिए झुकना पड़ेगा ना, फिर सीधे हो जाइए, खींचते रहिए, इस तरीके से निकालिए, या फिर किसी और की हेल्प लीजिए कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन से, क्योंकि आपका 2 साल का बच्चा है और आप सारे घर के काम कर रहे हो। यहाँ पे मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, मैं आपको बता दूं कि आप नहीं कर सकते हो। आप सारे काम जो आप पहले ठीक थे, वो काम जो आप करते आए हो, वो अगर आप चाह रहे हो कि मैं अभी के अभी एकदम ठीक, उनको 2 महीने में इनको रिलीफ आ गया था पारुल जी को, लेकिन क्योंकि अभी उनकी जो मदर इन लॉ है वो हेल्प कर रही थी, अब वो नहीं कर पा रही हैं, तो वो सारा काम अपने ऊपर उन्होंने ले लिया कि मुझे तो आराम आ गया है। पर ये आपको पता है ना ये तकलीफ कैसी है कि एकदम से आप सारा काम कर रहे हो, आप सारा ही काम कर रहे हो, तो कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा। इतना रेस्ट की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। तो जो भी है, छोटे बच्चे के साथ ही इतने सारे काम होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक बच्चे को संभालना बहुत बड़ा महाभारत है। इस वक्त आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप बच्चे को भी संभाल रहे हो फिर पूरा घर का भी काम भी संभाल रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज़ हेल्प लीजिए, अपने हस्बैंड को बोलिए सुबह को जो काम है मोटा मोटा सा वो थोड़ा उसमें मदद करके जाएं, ठीक है ना। और आपकी सास भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगी, और आप तब करें। अगर आप पूरी तरीके से लेट गई हैं, जो कि पारुल जी ने बताया कि वो इतनी तकलीफ में है कि वो बिस्तर पर लेटी हैं, उन्होंने शायद लिखा भी आगे कि अब बताओ वॉशिंग मशीन से भी कपड़े वो निकाल रही हैं, आप सारे काम कर रही हैं। पहले तो आपकी बताई हुई मेडिसिन लेते ही थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, पर अब मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द होता रहता है, और अगर मेडिसिन नहीं लूँ तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कितना कर पाएंगी? आपको कोई भी मेडिसिन हेल्प नहीं कर पाएगी अगर आप प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़े बहुत काम धीरे धीरे कर लेती हूँ, पर अभी दर्द बढ़ गया है और क्या करूँ, कुछ सजेस्ट कीजिएगा। आपकी वजह से ही इस भयानक दर्द से बाहर निकली हूँ। तो और उन्होंने लिखा है मुझे आपकी तरह बिल्कुल ठीक होना है। तो अगर आपको मेरी तरह बिल्कुल ठीक होना है तो अपने परहेज पे फोकस करिए। बच्चों का काम भी ज़रूरी है। 2 साल का बच्चा बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपको उसको संभालना है। चेयर पे बैठिए, आराम से उसको बगल से उठाइए, अपने मतलब सीधे झुक के ना उठा के साइड से आप बच्चे को लीजिए अपनी गोद में। आप फीडिंग कराती हैं तो फीडिंग कराइए, अदरवाइज तो आप जो भी आप काम कर रहे हो ना, काम करो, फिर आके लेट जाओ। 15-20 मिनट काम करिए, फिर आके लेट जाइए, रेस्ट करिए, ठीक है। और ये ऐसे ही करना है, इसमें और क्या, इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। आप सोचोगे कि मैं जैसे पहले ठीक थी, सारे काम दौड़ दौड़ के कर लेती थी। लेडीज़ का काम तो सुबह से रात हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होता है, इतना काम होता है, और वो दिखता भी नहीं है किसी को, लेकिन काम तो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो बिना परहेज किए आराम नहीं मिलेगा, और रेस्ट करिए और मालिश और सिकाई करिए, जो भी आप मेडिसिन लो उसके साथ में, ठीक है। एक बार भी गलती मत करिए, एक बार भी नहीं। आगे झुकने का, ये कपड़े धोना, वीक में 1 टाइम, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, हफ्ते में जब मैं बिल्कुल बिस्तर पे लेटी हुई थी, मैं सिर्फ
अपनी पोजीशन में लेटे रहते थे, सिर्फ छत का पंखा दिखता था मुझे। मैं गर्दन को यूं यूं ऐसे नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं थी ये हिम्मत ही नहीं थी, ताकत नहीं थी गर्दन में भी। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड हफ्ते में, उनका एक ही छुट्टी होती थी, उसी दिन कपड़े सारे धुलते थे। जब धीरे धीरे मैं रिकवर करने लगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में 2 बार तो मशीन लगा ही लेती थी, और उसमें भी अपनी बेल्ट लगा के एक हाथ से पूरा सहारा लेती थी कपड़े वपड़े निकालने का, जो आपने पूछा है। तो मैंने ट्रिक लगाई है, अपना पूरा ब्रेन यूज़ किया है कि जिससे मेरे कमर के मसल्स पे कम से कम इफेक्ट जाए, और रेस्ट किया है। जब मैंने भारी काम किया है तो फिर मैंने रेस्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, तो ये आपको करना है। पारुल जी, अपना ध्यान रखिए। आप ठीक रहेंगी तो पूरी फैमिली को देख पाएंगी, वरना तो अगर आप ही लेट गई तो फिर आप पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। ठीक है जी। एक सवाल ये मोनिका जी का और था, इन्होंने पूछा था कि प्लीज मुझे बताइए कि सिकाई करने से कमर की स्किन भी जल गई है, क्या करें? नहीं, आप ऐसे सिकाई नहीं कर सकती कि आपकी स्किन जल जाए, ऐसे मत करिए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। गर्म पानी को हॉट वाटर बैग में भरा, और जब वो तेज गर्म है तो उसके ऊपर टॉवल लपेट लें। ठीक है, टॉवल अच्छे से लपेट लें, मोटा कपड़ा, जिससे उसकी गर्माहट, जो हीट है वो एकदम स्किन पे लगेगी तो जल ही जाएगी ना। तो उसे टॉवल से लपेट के अपनी कमर पे रख के लेट जाइए। जब उसकी हीट थोड़ी कम हो जाए, मतलब आपको लगने लगे कि अब गर्माहट कम हो गई, तब उसको हटा के फिर आप कपड़ों के ऊपर रखिए उसको। कपड़ों से बिल्कुल कपड़े हटा के तो बिल्कुल भी नहीं रखना है ना, कपड़ों के ऊपर रखिए। तो इस तरीके से सिकाई करिए, अभी मत करिए। अगर स्किन जल गई है तो अभी मत करिए, बस मसाज करके छोड़ दीजिए जब तक आपकी स्किन ठीक नहीं होती है। ऐसा मत करिए, ऐसे नहीं होती है सिकाई। तो ऐसा बहुत सारे पेशेंट करते हैं। कुछ लोगों के सवाल आ जाते हैं कि जल गई है हमारी स्किन या नीली पड़ गई है, तो ऐसे सिकाई नहीं करनी है। मेरी कभी नहीं पड़ी है, जबकि मैंने दिन में को 3 से 4-5 बार भी की है। ठीक है जी। तो बस उम्मीद यही करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, कोई गलती मत करिए, और सीखिए दूसरों से कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और जब आप ठीक होने लगे तो दूसरों को भी हेल्प करिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर जरूर करना जिन लोगों को भी आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।